हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इस चीज़ के लिए वरिड हैं कि आपकी सीमन रिपोर्ट में स्पर्म काउंट नील है? तो चिंता मत करिए, आज हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या उपाय है। जब सीमन रिपोर्ट में स्पर्म काउंट नील होता है तो उसे मेडिकली एज़ूस्पर्मिया कहते हैं। आपको ऐसा महसूस होएगा कि आपका सीमन तो कम्प्लीटली नॉर्मल दिख रहा है, उसमें वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल नॉर्मल जैसी है, बट आपको नहीं समझ आ पाएगा कि उसके अंदर सीमन है कि नहीं। वो तो सिर्फ एक सीमन एनालिसिस टेस्ट द्वारा ही पता चलता है कि उसमें स्पर्म है कि नहीं, जब हम उस सैंपल को माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी रिपोर्ट ऐसी आई है कि जिसमें कि स्पर्म नील है, तो डॉक्टर्स नॉर्मली एक रिपोर्ट पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं करते हैं। ऐसी रिपोर्ट को हम एटलीस्ट एक बार और थोड़े गैप के बाद 7 to 10 डेज़ के गैप के बाद फिर से रिपीट करते हैं। और अगर उस रिपोर्ट में भी एज़ूस्पर्मिया यानी नील स्पर्म ही आया है, तब डॉक्टर आगे एक प्लान बनाते हैं आपके लिए, जिसमें वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, आपका एग्जामिनेशन कराएंगे एक यूरोलॉजिस्ट से, फिर उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट भी करेंगे। ब्लड टेस्ट के साथ साथ डॉक्टर्स कुछ अल्ट्रासाउंड भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो अल्ट्रासाउंड आपके प्राइवेट पार्ट्स, स्क्रोटम, टेस्टिस के हो सकते हैं, या रेक्टम के रास्ते से ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है। इन सभी रिपोर्ट्स के बाद जनरली डॉक्टर एक डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। उस डायग्नोसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एज़ूस्पर्मिया के कॉजेज़ को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर का मतलब है कि प्रोडक्शन से पहले की प्रॉब्लम, जनरली वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि मेल हार्मोन्स जो कि ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, उनमें प्रॉब्लम। टेस्टिकुलर कॉजेज़ होते हैं जो टेस्टिस से ही स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर कोई इन्फेक्शंस, कोई चोट, कोई इंजरी हो सकती है। और पोस्ट टेस्टिकुलर भी टेस्टिस की ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उसके बाद उसके स्पर्म ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट, उसका रास्ता जहाँ तक उसे सीमेन सैंपल में आना है, वहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। जो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज़ होते हैं वो जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। उसमें आपके हार्मोन्स की मात्रा कम हो सकती है, और वो क्यों होती है, मैनी टाइम्स वो उसका कोई कारण नहीं पता चल पाता, लेकिन बहुत बार वो जेनेटिक या बचपन से या कभी कभी किसी दवाई के कारण भी हो सकती है। जो टेस्टिकुलर कॉजेज़ हैं वो इन्फेक्शंस, इंजरी, या जैसे कि मम्प्स इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है आपके प्राइवेट पार्ट्स की, तब भी वो टेस्टिकुलर कॉज हो सकता है। और पोस्ट टेस्टिकुलर में ऑब्स्ट्रक्शन, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बार बताया था कि टेस्टिस से होकर वास और एपिडिडमिस से होकर स्पर्म्स बाहर आते हैं, तो वास के एरिया में या एपिडिडमिस के एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हम उसे पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज़ कहते हैं। इन हर एक इस एज़ूस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है कॉज डिपेंडेंट होता है, कि मतलब अगर आपको प्री टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर, तो उससे रिलेटेड ही आपका ट्रीटमेंट होता है। प्री टेस्टिकुलर कॉजेज़ में डॉक्टर आपकी कुछ जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं, जिससे उनको सस्पेक्ट होगा कि क्या कारण है कि आपके हार्मोन्स उतने नहीं हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन हो रही हो। और अगर उसके इन सभी रिपोर्ट्स में 2-3 तरीके के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या तो मेडिकली या सर्जिकली या IVF ICSI या डोनर स्पर्म। मेडिकली मतलब अगर डॉक्टर को ये सस्पेक्ट होता है कि आपकी कुछ हार्मोन्स की कमी है, तो हार्मोन टैबलेट्स या इंजेक्शंस देकर वो स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर डॉक्टर ये सस्पेक्ट करते हैं कि आपके हार्मोन्स का कॉज नहीं है, बट अगर ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज है, तो वो एक कुछ सर्जरी भी सजेस्ट कर सकते हैं, जो यूजुअली यूरोलॉजिस्ट करते हैं, जिसके अंदर वो पाथ को, जहाँ ब्लॉकेज है, उसे करेक्ट किया जाता है। जो थर्ड ऑप्शन है वो ICSI होता है, जिसको टेस्टिस स्पर्म एस्पिरेशन, मतलब टेस्टिस में से नीडल डालकर या कट लगाकर या माइक्रो टेसा, इन सब प्रोसीजर द्वारा हम
स्पर्म बाहर निकालते हैं और उन स्पर्म को हम फिर इक्सी तकनीक द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा प्लान करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका इन सभी रिपोर्ट्स में कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं लग रहा होता। ऐसा निकल के आता है कि या तो वो स्पर्म प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है और दवाइयों या सर्जरी द्वारा हो भी नहीं सकता। उस सिचुएशन में हमें कई बार पेशेंट को डोनर स्पर्म की ऑप्शन देनी पड़ती है। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है तो आप डिसहार्टन कम्प्लीटली मत होइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंप्लीट इवैल्यूएशन कराइए। हो सकता है आपका ट्रीटमेंट कम पॉसिबल हो, आगे आप अपने ही स्पर्म द्वारा अपना बेबी कर सकें।